अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। मखसूस नशस्तों के हुसूल में हुकूमत ने पीटीआई के लिए कानूनी दीवार खड़ी कर दी है, क्योंकि कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर कर लिया है। नए कानून के अहम निकात पर बात करें तो उनके मुताबिक अगर कोई रुकन पार्टी टिकट जमा नहीं कराता तो वो आज़ाद तसव्वुर होगा। जो शख्स 3 दिन किसी जमात में शामिल हो तो वो किसी और जमात में नहीं जा सकता, यानी 3 रोज़ के अंदर का एक बार है। जिस जमात की कोई सीट नहीं, मखसूस नशस्तें नहीं ले सकती। अब इलेक्शन का दूसरा तरमीमी बिल 2017 से नाफिजुल अमल होगा, जिसके बाद अब तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्त एक बार फिर खतरे में पड़ गई हैं। आज ईवान में जब यह बिल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल कयानी की जानिब से मंजूरी के लिए पेश किया गया तो अपोजिशन ने भरपूर एहतजाज किया। बिल की कॉपियां फाड़ दी गई। ईवान का मंजर क्या था, सबसे पहले जरा उसकी एक के सामने रखता है। In order to take into consideration the elections second amendment bill 2024. Now I put the motion to the House. It has been moved under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of sub-Rule 2 of Rule 123 of the said rules be suspended in order to take into consideration the election second amendment bill 2024. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it and the motion is जब हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए ऐवान में पेश किया तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहबजादा सिबगतुल्लाह ने भी अपनी तरमीम पेश कर दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल रुकन की तरमीम की मुखालिफत की। रुकन असम्बली सिबगतुल्लाह की तरमीम कसरत राय से मुस्तरद हो गई। इसके अलावा अली मोहम्मद खान ने भी इलेक्शन एक्ट में तरमीम पेश की। वज़ीर कानून ने अली मोहम्मद खान की तरमीम की भी मुखालिफत की, जिसके बाद अली मोहम्मद खान की तरमीम भी कसरत राय से मुस्तरद हो गई। अब अली मोहम्मद खान और बैरिस्टर गौर ने बिल की मंजूरी पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तों के फैसले पर जो कहा वो फाइनल है। आइन की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हक मिला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किस तरह हमें उस हक से महरूम किया जा सकता है। दोनों रहनुमा इस मुतालिक क्या कह रहे थे, यानी पीटीआई का इस पर क्या रिस्पॉन्स है, जरा वो भी आपके सामने रखते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आइन का इंटरप्रिटेशन कर लिया वो फाइनल वर्ड है। ये पार्लियामान उस इंटरप्रिटेशन को सेट असाइड नहीं कर सकती। एक नया कानून साजी करके इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो हम फ्लोर पे ऐलान करते हैं, इंशाल्लाह ताला ये हम चैलेंज करेंगे और ये चैलेंज इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड करेगी। हम एहतजाज कर रहे हैं, हमारे मेंबरान एहतजाज कर रहे हैं, हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। पार्लियामेंट की तरफ से हुकूमत हमला करवा रही है, कानून साजी करें। इंशाल्लाह हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से आपकी कानून साजी रद्द होगी, क्योंकि इसके पीछे पार्लियामेंट नहीं खड़ी, इसके पीछे एक सियासी जमात की फसायत खड़ी है। अब तहरीक इंसाफ ने इस बिल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान किया है। अब इलेक्शन एक्ट बिल पार्लियामान से मंजूर हो चुका है, तो अब ऐसे में क्या सूरत हाल होगी। इस हवाले से कानूनी माहिरीन कहते हैं कि अब कानून बन गया है तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बरतर तसव्वुर होगा। कानूनी माहिरीन के बकौल ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1993 के एक फैसले में लिखा हुआ है कि एक बार अगर फैसला आ जाए तो इसके बाद कानून बदल जाए तो फैसले पर असर बाकी नहीं रहेगा, यानी फैसला बेअसर हो जाएगा। इसलिए इस फैसले की रोशनी में हुकूमत कानून बना सकती है और इलेक्शन कमीशन यही कहेगा कि वो फैसले पर अमल करा रहा था। इसी दौरान नया कानून आ गया। कानूनी माहिरीन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कह रखा है कि फैसले पर अमल दरामद में कोई रुकावट आए तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए, जिसके लिए लार्जर बेंच इस मामले को देखेगा। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद आसान नहीं है। दूसरी जानिब साबिक जज शाह खावर का कहना है कि मामला अब मजीद पेचीदा हो चुका है। आर्टिकल 189 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाइंडिंग जुडिशल इदारों और दीगर हुकूमती इदारों पर यह बाइंडिंग तो है, लेकिन इसमें पार्लियामान का जिक्र नहीं है। पार्लियामान अब जो ये कानून बना रही है तो इलेक्शन कमीशन के लिए भी पेचीदा होगा कि मखसूस नशस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करे या नए तरमीमी कानून के मुताबिक फैसला करे। मुमकिन तौर पर मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ वापस जाएगा ताकि फुल कोर्ट इस मामले पर नजरसानी दरखास्त को भी मुकर्रर करे और नया एक्ट भी चैलेंज हो तो सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर सकता है। अब बहरहाल तहरीक इंसाफ के लिए भी मखसूस नशस्तों को हासिल करना इतना आसान दिखाई नहीं देता। हुकूमत मखसूस नशस्तों को तहरीक इंसाफ की पहुंच से दूर रखने के लिए एक नया कानून वजूद में ला चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट इस कानून पर क्या फैसला देती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस बार बार वाजे कर चुके हैं कि पार्लियामान सुप्रीम है। अब तहरीक इंसाफ और हुकूमत में इस कानून के बाद नई जंग छिड़ गई है कि पार्लियामान इस कानून को मंजूर करने का आईनी इख्तियार रखती है या नहीं। वज़ीर आज़म और ख़ास तौर पे इस हवाले से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर का जो मौक़िफ़ है वो तो ये कहते हैं कि मुताबिक है, ये मामला आइन और कानून के बिल्कुल मुताबिक है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब कहते हैं कि इस पार्लियामान के अंदर मुक़द्दस ऐवान के अंदर जिस छत के नीचे हम खड़े हैं, जहाँ पर
आयात लिखी हुई है उसके नीचे खड़े होकर अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहते हैं कि आइन और कानून से किसी सूरत ये मुतसादिम नहीं। वो क्या कहते हैं ज़रा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। कानून साजी मैं बारहा कह चुका हूँ, इस मुवक्कर और मोअज़्ज़ज़ ऐवान का प्रेरोगेटिव है, इख्तियार है, और ये कानून साजी अल्लाह के 100 नामों के नीचे खड़े होकर मैं कह रहा हूँ आइन की रूह के ऐन मुताबिक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है कि हम कोई जुर्म में तरमीम करने नहीं जा रहे, हम कानून में क्लैरिटी ला रहे हैं। आइन के आर्टिकल 51 और 106, इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 104, इलेक्शन रूल्स 217 के रूल 92(6) की जो असल मंशा है वो इन अमेंडमेंट्स का हिस्सा है। एट दैट्स ऑल मल। अब हुकूमत का ये दावा है कि कानून में कोई अबहाम नहीं है, ये आइन के मुताबिक है, लेकिन जाहिर है तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि ये कानून उन्हें मखसूस नशस्तों से दूर रखने के लिए बनाया गया है। जबकि पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी भी आज ऐवान में तहरीक इंसाफ के अरकान पर खूब गर्जी बरसी और उन्होंने कहा कि अदालत का काम कानून बनाना नहीं बल्कि पार्लियामान का काम कानून बनाना है। यानी पीपल्स पार्टी भी इस पर अपनी राय दे रही है। करने के हवाले से ये तासुर देना कि ये अदालती ऑर्डर का कोई कॉन्फ्रंटेशन है, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। नो कोर्ट हैज द राइट टू मेक लॉज, इट इज ओनली द पार्लियामेंट्स प्रेरोगेटिव टू मेक लॉज। नो कोर्ट कैन राइट अ न्यू लॉ फॉर अस। आपका रोना धोना बंद हो, इस पाकिस्तान के मसाइल पर बात हो, लेकिन आपका रोना धोना ही बंद नहीं होता। इस पर सबसे पहले हुकूमती वर्जन ही लेंगे। डॉक्टर शिजा मनसब अली खान साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शिजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि हुकूमत ने कानून में अमेंडमेंट तो कर ली है, अब नया तरमीमी बिल पार्लियामान से कसरत राय से मंजूर हो गया है, लेकिन आपके जो अपोनेंट है वो ये कह रहे हैं कि मेलाफाइड इंटेंशन है, बदनीयती पर मबनी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेअसर करने के लिए आपने कानून साजी कराई है और इस मेलाफाइड इंटेंशन की बेसिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन कर देगा। जैसे कि हम बारहा कह चुके हैं कि जो आइन में लिखी हुई बातों को जो ऑलरेडी आइन में मौजूद हों उनको ज़्यादा तफसील में लिखना, ज़्यादा उनको मुफस्सल करना, ये तो पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है। और ये चीज़ें आर्टिकल 51, आर्टिकल 106 में भी हैं और इलेक्शन एक्ट 2017 में भी ऑलरेडी हैं। क्या चीज़ें कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिस वक्त इलेक्शन जीत के आएगा उसके पास 3 दिन होंगे कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। नंबर 2 ये कि वो जिस पार्टी को ज्वाइन कर ले अब वो उससे बाद में इनहराफ नहीं कर सकता क्योंकि वो डिक्लेरेशन दे चुका होता है। देखिए आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के सामने बंद बांधने की कोशिश की है, बट सुप्रीम कोर्ट अगर इस कानून साजी को स्ट्राइक डाउन कर दे फिर क्या करेंगे? देखें, सुप्रीम कोर्ट भी उनकी भी एक ज्यूरिसडिक्शन है। आपने देखा है कि जो इख्तिलाफी नोट आया है उसमें ये लिखा गया है 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस ने कि हम आर्टिकल 175 और 185 के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर निकल के ये फैसला कर रहे हैं। और उन्होंने ये लिखा कि अगर इस फैसले को हमने अमल दरामद इस पे कराना है तो हमें आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 और आर्टिकल 63 को मुअत्तल करना पड़ेगा। ये भी 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान माइनॉरिटी जजमेंट ना, माइनॉरिटी है बिल्कुल, लेकिन ये बात तो सच है ना जो उन्होंने लिखी, यही बात हम भी कर रहे थे। और एक पॉलिटिकल, ये भी आइन में लिखा हुआ है, ये हमारे इलेक्शन एक्ट 2017 में कि किस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि हिस्सा लेती है उसका बाकायदा एक टाइम फ्रेम होता है जिसमें को अपनी फहरिस्तें जमा कराती है, उसके बाद वो फहरिस्तें मिलती है। अच्छा, इस पे भी वैसे डॉक्टर साहब क्लैरिटी होनी चाहिए। ये कंवल शोजब साहिबा की वसातत से सलमान अकरम राजा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकील उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में नुमाइंदगी कर रहे थे, तो सिरे से ये कहना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी नहीं, ये भी जस्टिफाइड नहीं है। जी, कंवल शोजब साहिबा काफी लेट आई थी, लेकिन बार बार ये कहते रहे हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, क्योंकि टीवी के ऊपर सारा चल रहा था, कहते रहे कि पीटीआई एक जमात के तौर पे क्यों हिस्सा नहीं बनी इस मुकदमे का, लेकिन वो फिर भी नहीं आए। तो एक जमात के तौर पे उन्होंने अपनी फहरिस्तें जमा करानी थी ना। अभी हमारे रीजन के अंदर ही बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है आप देख लीजिए कि उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ा, पार्लियामान को भी नहीं छोड़ा, वज़ीर आज़म हाउस को भी नहीं छोड़ा। तो जिस अंदाज में घुटनज़दा माहौल पैदा किया जा रहा है, क्या यहाँ भी बांग्लादेश वाले हालात को दावत तो नहीं दी जा रही? कल तो अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने कहा कि इसको श्रीलंका या बांग्लादेश ना बनाए, ये ना हो कि फिर हमें मजबूरन कोई इंतहाई इक़दाम उठाना पड़े।
देखिए, मैं आपको दो बातें बताती हूँ। पहली बात तो ये कि आइन के मुताबिक अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाए तो उसको ये कहना कि वो किसी और इदारे को बुलडोज करे, ये ठीक नहीं है। आइन से मुतसादम अगर हम कोई कानून बना रहे होते जो कि आइन की रूह से, आइन के लेटर से मुतसादम होता, तो फिर ये कहा जा सकता था कि ये बदनीयती पे नहीं डॉक्टर साहब, बट एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो किया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बल्ले का इंतखाबी निशान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसकी तशरीह गलत की है। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन से कोई बाज पुरस नहीं हो रही। उस फैसले को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस अंदाज में इंटरप्रेट किया वो जस्टिफाइड नहीं था। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये माना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर पार्लिमानी जमात मौजूद है, यानी उसके पार्लिमानी तशख़्ख़ुस को तस्लीम किया गया। इसके बावजूद अगर कोई ये कहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये भी जस्टिफाइड नहीं है। तो जिस अंदाज में शुरू से, और फिर जो आरओज DROs पकड़ धकड़, लोगों गिरफ्तारियां, छापे, जिस अंदाज में हुआ है मामला, ये इटसेल्फ पूरी दुनिया के अंदर इस इलेक्शन को भी कंट्रोवर्शियल बना रहा है। और उसके बाद जो सीक्वेंस और सीरीज ऑफ इवेंट्स है वो भी बहुत सारी सवालात, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स खड़े करता है। 2018 से ज्यादा रिग्ड इलेक्शन तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई हुआ हो। और उस वक्त RTS को बिठाया गया, उस वक्त रातों रात मेरे अपना हल्का ननकाना साहब, मैं खुद इसकी चश्मदीद गवाह हूँ किस तरीके से RTS को बिठाया गया। 11,000 वोट ज़ाया किए गए और 2,000 वोट से PTI के कैंडिडेट को जितवाया गया। और इसी तरह बहुत सारे हल्कों में इस तरह हुआ। तो लेकिन तमाम सियासी जमातें इस चीज़ पर मुत्तफिक थी कि ये रिग्ड शुदा इलेक्शन था, लेकिन तमाम सियासी जमातों ने ये फैसला किया कि आइन अपना जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए और जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए हम इस पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे। अगर आप ये कहते हैं या PTI एज ए जमात ये कहती है कि वो सबसे बड़ी जमात है इस ऐवान में, तो शुरू में ही पीपल्स पार्टी ने उनको दावत दी थी, ओपनली ये कहा गया कि आए आके हुकूमत बनाएं। मुझे ये बताएं कि उन्होंने हुकूमत बनाना क्यों पसंद नहीं किया। अगर वो सबसे बड़ी जमात है और उनके साथ पीपल्स पार्टी इल्हाक करने के लिए भी तैयार, उनका तो प्रिंसिपल पोजीशन ये है ना कि वो तीन पार्टी से बात ही नहीं करेंगे, ना पीपल्स पार्टी से करेंगे, ना नून लीग से करेंगे, ना MKM से करेंगे। वो तो कह रहे हैं हमारे मैंडेट पे जो डाका मारा गया है, जो मैंडेट छीना गया है, उसको वापस करें। आप उनको कैसे एक सियासी जमात कह सकते हैं जो कि बाकी सियासी जमातों से बात ही नहीं करना चाहती। और अभी आपने एग्जाम्पल दिया बांग्लादेश का। एक तो मैं ये समझती हूँ कि बांग्लादेश में जो हुआ उसको पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन नहीं बनता, इसलिए कि पाकिस्तान में कई ऐसी सियासी जमातें हैं जो अपना अपना मौक़िफ़ पेश करती हैं, जो बड़ी स्ट्रॉन्ग जमातें हैं और जिस वक्त वो चाहें वो इल्हाक करके गवर्नमेंट बना सकती हैं, जिस वक्त चाहे वो गवर्नमेंट से अगर हट जाए इस इल्हाक से तो गवर्नमेंट टूट भी सकती है। जबकि बांग्लादेश में ये 2009 से एक ही पार्टी की हुकूमत थी, ये बहुत टायरेंट टिरानिकल ये हुकूमत थी और इसके अंदर किसी और पार्टी को आगे आने की इजाज़त दी ही नहीं जा रही थी। पार्टीज को ख़त्म कर दिया गया। अगर कुछ थोड़ा सा कंपैरिजन बनता है तो क्या अल्टीमेटली तंग आमद बजंग आमद लोग सड़कों पे नहीं निकलेंगे? आज जमात इस्लामी पिंडी में धरना दे के बैठी हुई है, तो क्या ये इटसेल्फ दस्तक नहीं दी जा रही, किसी इनकलाब के दरवाजे पे दस्तक नहीं है हमारे यहाँ? देखिए, ये वाला जो इनकलाब बांग्लादेश में आया वो किसी सियासी जमात से लेड नहीं था। उसकी वजह से वो कोई भी सियासी जमात का अपना एजेंडा उस में शामिल नहीं था। ये स्टूडेंट लेड था, उसमें खवातीन आई, उसमें बाकी सिविल सोसाइटी आई और वो एक रिएक्शन था एक ऐसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो सप्रेशन के ऊपर बेस्ड थी। और हम बहुत बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ धरने या एहतजाज पर गूमगू की कैफियत का शिकार दिखाई दे रही है। PTI के अंदर हुकूमत के खिलाफ मज़ाहमत करने को लेकर इख्तलाफ दिखाई देता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर कहते हैं कि अटियाला जेल के बाहर सितंबर में धरना दिया जाएगा। हमाद अजहर साहब गुज़श्ता रोज़ रूपोशी ख़त्म करते हुए जब मंजर आम पर आए सवाबी जलसे से खिताब कर रहे थे, क्या कहते हैं उसकी एक झलक सबसे पहले आपको दिखाते हैं। सितंबर का महीना, अगर बेगुनाह इमरान खान को ना छोड़ा गया, पंजाब वालों अडियाला लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हो। कानून और आइन का दामन नहीं छोड़ा, हालांकि कानून, आइन और जमहूरी रवायात को रोंदा गया हमें दबाने के लिए, पाकिस्तानी कौम को दबाने के लिए, लेकिन हमने कानून और आइन का दामन नहीं छोड़ा। मैं सरबराही करूंगा, गिरफ्तारी देनी पड़ी तो गिरफ्तारी दूंगा और इंशाल्लाह सितंबर में लॉन्ग मार्च करेंगे।
अब जाहिर है तहरीक इंसाफ अब तक बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोई खातिर खा इकदाम नहीं उठा सकी, या वो एजिटेशन नहीं बना सकी, या मोमेंटम बिल्डअप नहीं हो सका। यही वजह है कि हमाद अजहर अडयाला जेल के बाहर एहतजाज का ऐलान करके हुकूमती हलकों पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि बानी पीटीआई को जेल से रिहा किया जाए। लेकिन दूसरी जानिब असद कैसर ने हमाद अजहर के बयान से इजहार लाताल्लुकी करते हुए कहा है कि हमाद अजहर का अडयाला जेल के बाहर एहतजाज का जाती बयानिया हो सकता है, पार्टी का इस हवाले से कोई ताल्लुक। अब इस वक्त बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है कि पार्टी के अंदर मज़ामत और मफामत का बयानिए का टकराव है। सवाल तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर भी अंदर से उठाए जा रहे हैं और पार्टी में उनके किरदार को मशकूक अंदाज में देखा भी जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में बैड गवर्नेंस की शिकायतें हैं। सूबाई वज़रा बानी पीटीआई को ये शिकायतें लगा भी चुके हैं और वाकिफ़ान हाल बताने के लिए अमीन गंडापुर से भी बानी पीटीआई को खास खुश थी। और आज भी जो खास तौर पर सूबाई कैबिनेट का इजलास हुआ उसमें रिपोर्टेडली अली अमीन गंडापुर और सूबाई वज़ीर सेहत और फिर अली अमीन गंडापुर और सूबाई वज़ीर मवासलात शकील खान के माबैन अच्छी खासी बहस और तकरार हुई है और खासी गर्मा गर्मी हुई है। हत्ता कि रिपोर्टेडली तो इसमें हाथ उठाने तक की खबरें भी हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या कहा कल, ज़रा वो भी आपको दिखा। हमारा इस्लामाबाद में जलसा था। इस्लामाबाद मेरा भी दारुल खिलाफा है। इस सूबे का जिसका मैंडेट इस अवाम ने दिया, इस अवाम की हुकूमत है, उसका भी दारुल खिलाफा है। अब किसी का बाप भी हमारी एनओसी कैंसिल नहीं करेगा कि अगस्त के आखिरी हफ्ते कि हमारा इस्लामाबाद में जलसा होगा। जहां हमारी मर्जी है वहां पे होगा। कोई रोक सकता है तो रोक ले। चैलेंज करता हूं और अदालतों को एक पैगाम देता हूं कि आपकी एनओसी और आपकी इजाजतनामा इन्होंने जूते के नोक पे रखा है, बीच पे मत आना। दमादम। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसर साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम बसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शौकत बसर साहब, कल हमाद अजहर साहब ने कहा कि अडयाला की जानिब मार्च होगा, सितंबर के आखिरी हफ्ते में होगा। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि केपी वाले आप तैयार रहो, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे, दमादम मस्त कलंदर होगा। तो असल में कंसेंसस है क्या होगा? मार्च होगा, धरना होगा, कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा? शौकत बसरा साहब। देखिए जी, इमरान खान बेगुनाह आज 1 साल उनको हो गया है जेल में और तमाम के तमाम उनके खिलाफ झूठे और फ्रॉड फेक केसेस हैं। जब खुद राना सनाउल्लाह उनके तमाम वज़रा ये कहना शुरू कर दें कि हमने हुकूमत अगर 5 साल पूरे करनी है तो हमने हर तरीके से इमरान खान को अंदर रखना है, हाँ हमें कोई भी केस डालना पड़े, हम इमरान खान को जेल से बाहर नहीं आने देंगे। जहां तक आपने कहा कन्फ्यूजन, किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब अल्टीमेटली पार्टी ये डिसीजन कर रही है और मैं आपको डेट भी बता देता हूं कि 15 सितंबर, रेहान भाई दोबारा नोट करें, 15 सितंबर तक नोटेड सर, अगर इमरान खान को अडयाला जेल से रहा न किया गया, पूरा पाकिस्तान, पूरी कौम अडयाला जेल के बाहर धरना देगी, पुरअमन धरना होगा। उस वक्त तक वहां बैठे रहेंगे जब तक इमरान खान रिहा नहीं होंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये 15 सितंबर की जो डेडलाइन है बसरा साहब, ये क्यों है? कोई केस 15 सितंबर को लगा हुआ है? क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल अभी जारी है, कुछ और केसेस की 9 मई के मुकदमात है, इमरान खान साहब अंदर है। ये 15 सितंबर की तारीख क्यों है? 15 सितंबर को क्या हो रहा है? आपने 190 मिलियन का कहा, वैसे तो इमरान खान साहब पर 70 साल की उम्र में एक भी मुकदमा नहीं था। उसके बाद 200 मुकदमा दर्ज हो गए, जिसमें दहशतगर्द, गद्दार, करप्ट, और फिर हद हो गई कि इस हद तक हमारे सियासी मुखालिफ जब माओ बहनों बेटियों तक पहुंच जाए तो समझे वो अमली तौर पर अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुके होते हैं। इद्दत में निकाह वाला केस कर दिया। 15 सितंबर की डेडलाइन हम ये इसलिए दे रहे हैं कि हमने जाहिर तैयारी करनी है, हमने हर तरह पे इसको यूनियन काउंसिल लेवल तक हमने चीज़ों को मैनेज करना है। और अमली तौर पर पंजाब जो है, जाहिर अडयाला जेल पंजाब में आती है, पंजाब में हम अपनी सख्तबंदी करेंगे। जैसे आपने पंजाब के सदर हमाद अजहर का शॉट सुनाया, हम पूरे पाकिस्तान से जो काफिले हैं, अभी आप देखिए कि कल जो कुछ सवाबी के अंदर हुआ, इसके बावजूद जलसा सवाबी नहीं था। पंजाब में हमारे घरों पर रेड किए गए, हमारे ऊपर FIR दर्ज हुई, हमें रोका गया। लेकिन जब इंशाल्लाह ये कॉल फाइनल होगी, और मैं जो कह रहा हूं इसको वो तमाम लोग
जो इस वक्त जुल्म, जबर और ज्यादती कर रहे हैं, झूठे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। मसद साहब देखिए, ये अडियाला जेल के बाहर लॉन्ग मार्च के मामले पर जो हबाद अजहर साहब ने कहा, उससे तो असद कैसर साहब ने डिनाई कर दिया और इससे इजहार लाताल्लुकी किया है कि ये उनका जाती बयान है, पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात यह कि अली अमीन गंडापुर बारहा कह चुके हैं कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, केपी वालों तैयार रहो, इस तरह की बढ़ के हम बहुत सुन चुके हैं। आपका प्रॉब्लम वफाकी हुकूमत के साथ है या पंजाब हुकूमत के साथ है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैच या कॉन्टेस्ट अगर कहिए कि मैदान अगर कोई है तो वो पंजाब का मैदान है। आप जलसे स्वाबी में कर रहे हैं, अभी तक जितने पावर शोज आपने किए वो केपी के अंदर किए हैं, तो क्या अपनी ही हुकूमत पर दबाव बढ़ा रहे हैं आप? क्योंकि यहाँ पर पंजाब वालों के ऊपर तो दबाव बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा सर आपके। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? पहली बात तो यह है, असद कैसर साहब हों, अली अमीन गंडापुर साहब हों, उनके अल्फाज तो ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकते हैं, जाहिर है एक फाइनल कंसल्टेशन होनी है, लेकिन कल उसका अमली तौर पर ऐलान कर दिया गया है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये जो हम बात कर रहे हैं इसको अमली तौर पर आप होता देखेंगे, और पूरी जमात मुत्तहिद है, पूरी जमात इकट्ठी है और हम अमली तौर पर जलसा, जुलूस, लॉन्ग मार्च धरने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात देखिए, इस वक्त पंजाब में तो अमली तौर पर मार्शल लॉ लगा हुआ है। बिल्कुल हालात ऐसे हैं कि जाहिर है कि ये नाकाम हुकूमत है, फार्म 47 की पैदावार है, इनको पता है अवाम में हमारी जड़ें नहीं है। रेहान भाई, आप भी पंजाब में रहते हैं, मुझे बताइए कि हम पाकिस्तान का झंडा लेकर नहीं निकल सकते, हम गद्दार और दहशतगर्द डिक्लेयर हो जाते हैं। अभी वैसे ऐसा तो नहीं है। अभी तो मैं अभी जहां से मैं आ रहा हूँ, रास्ते में 14 अगस्त के बहुत सारे स्टॉल्स देख के आया हूँ जहां पर पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं। बस साहब इतने भी हालात खराब नहीं सर पंजाब में। रेहान भाई, पिंडी यहाँ पर जमात इस्लामी ने धरना दिया हुआ, हमने ऐलान किया कि हम उनके साथ हैं इस इशू के ऊपर जो महंगाई और बेरोजगारी है। हमारा वफद वहां पर शमूलियत के लिए गया, अलामती तौर पर हमारे शेख शाहीन साहब जैसे अभी वो स्टेज पे तकरीर कर रहे थे तो नीचे पुलिस के नाके लगे हुए थे, वो मोटरसाइकिल पे वहां से गए। पाकिस्तान के झंडे अगर उनको ये पता चल जाए कि ये तहरीक इंसाफ के कारकुन उठा के फिर रहे हैं, उन सबको जेलों में बंद कर देंगे। बस साहब देखे तब्दीली लाने के लिए तो सर कता कलामी के लिए माजरत, तब्दीली लाने के लिए तो निकलना पड़ता है, और वहां पे बावजूद इसके कि जितनी मर्जी घुटन हो, वहां पर जो मर्जी हो रहा हो निकल। आपने देखा नहीं बांग्लादेश में क्या हुआ है सर? जाहिर है तो मामलात तो फिर निकलना, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। आप तो अभी तक पंजाब में एक जलसा नहीं कर पाए सर, कोई मैस मोबिलाइजेशन हो नहीं पाई, कहीं पर कोई मार्च नहीं हुआ। रेहान, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जब घुटन बढ़ जाती है, जब जुल्म और जबर बढ़ जाता है, कहते हैं ना जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, गिरता है तो जम जाता है। जो बांग्लादेश में हुआ है, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है, जब अवाम निकल पड़ेंगे तो वही होगा। क्योंकि वहां पर भी क्या था, वहां पर भी फ्रॉड इलेक्शन के जरिए हसीना वाजिद को वहां पर मुसल्लत किया गया। वैसे सर माजरत के साथ हसीना वाजिद और शेख मुजीबुर रहमान साहब तो आपके हीरो थे ना कल तक। शेख मुजीबुर रहमान जिस वक्त हीरो थे, इस वक्त पूरी कौम के हीरो थे। आज भी क्या हुआ कि शेख हसीना वाजिद ने गद्दारी की अवाम के साथ। आज भी शेख हसीना वाजिद या शेख मुजीबुर रहमान आपके हीरो है? मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ। शेख मुजीबुर रहमान वाकई हीरो था। अगर उस मैंडेट को तस्लीम कर लिया जाता तो आज मशरकी पाकिस्तान और हमारा पाकिस्तान इकट्ठा होता। यानी मुक्ति बानी तहरीक चलाने वाले और उनके हाथ मजबूत करने वाले भारत की सहूलतकारी के साथ उस वक्त भी शेख मुजीबुर रहमान साहब पहुंचे थे। आज शेख हसीना वाजिद को भी पूरी भारतीय मावनत हासिल थी, तो आप फिर भी उनको हीरो डिक्लेयर कर रहे हैं। वैसे बड़ी अजीब बात है। आज उसी शेख हसीना वाजिद को भारत ने लेने से इनकार कर दिया। हमें भी क्या कहा जा रहा है? हमें भी गद्दार और दहशतगर्द कहा जा रहा है। हमें भी कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान अवाम जो 90% इमरान खान के साथ है, आप हमें गद्दार और दहशतगर्द कहते हैं। किस किस को गद्दारी और गद्दारी के आप लेबल देंगे? अल्टीमेटली मैं फिर आपको बात बताऊं कि अब लोग तंग आमद बजंग आमद, आपने जो बांग्लादेश मॉडल की बात कर रहे हैं, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, हबस बढ़ चुकी है, घुटन बढ़ चुकी है, लोग एक एक साल से बेगुनाह जेलों में पड़े हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, और ये जो अशराफिया है, जो क्रिमिनल एलीट है, वो पाकिस्तान पे, वो शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी हो, जिन लोगों ने जेलों में होना था, जिन्होंने पाकिस्तान का माल लूटा, मैंडेट चोरी किया, वो आज मुसल्लत कर दिए गए। इसलिए हम ये देख रहे हैं कि ये तब्दीली पुरअमन हो, लेकिन जिस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं, हमें मजबूर किया जा रहा है। हाँ,
ये आपने देखा कि 9 मई के बाद क्या हालात हुए, आज क्या हालात हैं। अब कोई नहीं डरेगा, हम घरों से निकलेंगे, साफबंदी करेंगे और पंजाब निकलेगा। आज मेरी बात से में रख लीजिएगा, 15 सितंबर का हम अल्टीमेटम दे रहे हैं। 15 सितंबर तक अगर जितने झूठे मुकदमा खत्म ना किए गए, देखें जजेस जिन्होंने इंसाफ देना वो इंसाफ मांग रहे हैं, तो हमारे साथ क्या होना है। इसलिए बड़े भाई पुरअमन जद्दोजहद पहले भी की है, अब भी पुरअमन जद्दोजहद करेंगे। बरतानिया में फसादात फूट रहे हैं और इसकी वजह सोशल मीडिया को करार दिया जा रहा है, जहां से मुसलमानों के खिलाफ फसादात उभारने का सिलसिला शुरू किया गया। और दर हकीकत बरतानिया के साली शहर साउथ पोर्ट के हमले में 3 लड़कियों की मौत वाक़ हुई थी। एक 17 साल लड़के पर इल्ज़ाम आयद किया गया था कि उसने डांस क्लास के दौरान लड़कियों पर चाकू से हमला किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस वाक़े से मुताल्लिक़ गलत मालूमात फैलाई गई और कहा गया कि हमलावर तारिक वतन और मुसलमान था, जबकि बरतानवी पुलिस के मुताबिक हमलावर बरतानवी नयाद शहरी और बरतानवी पुलिस इस वाक़े को दहशतगर्दी से ताबीर नहीं करती। लेकिन बरतानिया में सोशल मीडिया पर मुस्लिम मुखालिफ कैंपेन की वजह से एहतजाज का दायरा कार वसी हो गया है और मुल्क के दीगर इलाकों लिवरपूल, ब्रिस्टल और मैनचेस्टर में भी कशीदगी को हवा मिलने लगी है, जिसके नतीजे में दर्जन शहरियों को गिरफ्तार भी किया गया, क्योंकि मुजाहिरीन ने दुकानें और दीगर कारोबारी मराकज़ में तोड़ फोड़ और लूट मार के अलावा पुलिस एहलकारों को भी ज़ख्मी किया था। इतवार के रोज़ भी एंटी इमिग्रेशन जो मुजाहिरीन हैं उनके एक होटल के करीब जमा हुए, जिसके बारे में बरतानवी वज़ारत दाखिला ने बताया कि वहाँ पनागुज़ीन मुकीम हैं। मास्क पहने हुए मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया, होटल की खिड़कियाँ तोड़ी और जो कूड़ेदान है वो नजर आतिश किए और पुलिस को होटल की तरफ धकेल दिया। ये मनाजिर है जो यूके भर में दिखाई दे रहे हैं। अब हो क्या रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी के निशाने पर है। बात करेंगे यूके से, हमारे रिपोर्टर असद मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। असद मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले बताइएगा कि यूके की जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो टारगेट दिखाई दे रही है, कौन और क्यों टारगेट कर रहा है मुस्लिम कम्युनिटी को? जी बहुत शुक्रिया आपका रियान भाई, प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। एक बड़ा अहम मुद्दा है और आपको ये पता चले कि फेक न्यूज जो कि पाकिस्तान में बड़ा चर्चा सुना जाता है सोशल मीडिया के ऊपर और बरतानिया में भी एक फेक न्यूज के वायरल होने के बाद इस किस्म के जो दंगे और फसादात है वो पूरे बरतानिया में फूट पड़े। जैसा कि आपने बताया कि 3 लड़कियों को जो डांस क्लासेस थी उसमें एक नाइट मैन ने हमला किया और 3 बच्चों को कत्ल किया। उसके बाद 10 के करीब जो बच्चे थे वो सीरियसली इंजर्ड हुए, जिसमें 2 एडल्ट थे। उसके बाद आपको एक अच्छी खबर भी देते चले कि जितने भी बच्चे इस अटैक में इंजर्ड हुए थे आज उन सबको अस्पताल से रिलीज कर दिया गया है। ये तो एक अच्छी खबर है, लेकिन उसके साथ साथ जैसा कि आपने बात की कि मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर इसके क्या असरात है, तो आपको ये बताना चलूं कि मुस्लिम कम्युनिटी जो कि दूसरे इलाकों में रहती है जहाँ की उनकी तादाद कम है, वहां सब तो खौफो हरास है, लेकिन उसके साथ साथ जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो हुकूमत है, वो इसके ऊपर डिटर्मिन नजर आती है कि वो किसी भी सूरत दंगा फसाद करने वालों को किसी किस्म की भी छूट नहीं देंगे और उनके साथ आमी हाथों से निपटा जाएगा। और बरतानिया की जो 9 मुल्तकी हुकूमत है उसके वजीर आजम सर केयर स्टारमर ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कहा है कि मसाजिद और मुस्लिम कम्युनिटी का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अच्छा असद भाई साहब, बताइएगा कि यूके के किन इलाकों में इस तरह के मुजाहिरे ज्यादा हो रहे हैं, यानी किन इलाकों में बसने वाली मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा टारगेट दिखाई दे रही है? और सेकेंडली ये भी बता दीजिएगा कि लेबर पार्टी के खास तौर पे हुकूमत आने के बाद ये कहा जा रहा है कि इसमें जो इसका जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उसको भी माइनस नहीं किया जा सकता, कि लेबर पार्टी के इस इक़्तिदार को डैमेज करने के लिए भी शायद कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। इसमें कितनी सदाकत है? जी बिल्कुल, ये जो फार राइट के जो लोग हैं वो तो बड़ी देर से जो इंग्लिश डिफेंस लीग जिसको कहा जाता है वो आपको बताते चले कि काफी अरसे से एंटी इमिग्रेशन और एंटी सेमिटिज्म के ऊपर अपना एहतजाज करते रहते हैं, लेकिन ये जो नए एहतजाज की लहर आई है ये बड़ी खासी तशवीशनाक समझी जा रही है बरतानिया में। और आपको ये बताता चलूं कि जो बरतानिया के जो एंटी टेररिज्म के जो पुलिस सरबराह थे 2018 से 2021 तक, उन्होंने आज एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जितने भी दंगा फसाद करने वाले लोग हैं उनके ऊपर टेररिज्म चार्जेस लगाए जा सकते हैं। और आज जो प्रोसिक्यूशन है उससे भी ये दिया गया है कि कुछ ऐसे जो अनासिर है दंगा फसाद करने वाले उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए जाएंगे वो दहशतगर्दी के चार्जेस लगाए जा सकते हैं। और मुस्लिम कम्युनिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो मैनचेस्टर का इलाका है, ब्रिस्टल का इलाका है, न्यूकासल का इलाका है, बेलफास्ट का इलाका है, जहां पर कि मुस्लिम कम्युनिटी माइनॉरिटी के तौर पर रिहाइश पजीर है, वहां पर इंग्लिश
डिफेंस लीग या जो राइटर्स हैं, जो लूटर्स हैं, जो थग्स हैं, उनकी तादाद ज्यादा होने के बायस ज्यादा खतरात है। लेकिन जहां जहां भी आपको बताते चले कि मसाजिद है, मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, उनको भी ये मुतलबा किया गया है कि वो अपनी हिफाजती जिम्मेदारियां निभाएं और खुशी तौर पर उसका इंतजाम करें। पुलिस को भी अलर्ट किया गया है, जहां पर जैसे लंदन है, बर्मिंघम है, जहां पर मुस्लिम पॉपुलेटेड ज्यादा इलाके हैं, वहां पर भी जो पुलिस की नफरी है। बहुत बहुत शुक्रिया असद मलिक साहब आपके वक्त के लिए। आईपीपीज हुकूमत के गले का तौक बनती हुई नजर आ रही हैं। आईपीपीज बेलगाम घोड़े की मानंद हैं, जिसको लगाम डालने के लिए अब फेडरेशन ऑफ चैम्बर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने कमर कस ली है। फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की जानिब से एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई गई है। एफपीसीसीआई ने अपनी दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि आईपीपीज का फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए और आईपीपीज को दिया गया जायद मुनाफा रिकवर करने का हुक्म दिया जाए। आईपीपीज के साथ मुआहिदों में तरमीम करके अदायगी बिजली की फराहमी से मशरूत करने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त गुजारों ने मजीद इस्तदा की है कि सुप्रीम कोर्ट आईपीपीज से मुतल्लिका 1994, 2002 और 2015 की जो पॉलिसीज़ हैं उनको कलअदम करार दे, जबकि शहरियों को सस्ती बिजली फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत बिजली जैसी बुनियादी ज़रूरत से मुनाफा नहीं कमा सकती, जिसे फौरी ख़त्म किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट आईपीपीज का फोरेंसिक ऑडिट कराने पर क्या फ़ैसला देती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि अगर शफात करा दिया जाता है तो फिर हकीकत सामने आ जाएगी कि कैसे आईपीपीज मुल्क की मईशत को दीमक की तरह चाट रहे हैं। उधर अपोजिशन की जानिब से भी आईपीपीज से मुताल्लिक सवालात उठाए जा रहे हैं। आज ही बाबर अवान साहब ने इस मुताल्लिक बात की है, ज़रा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखें। दूसरा ये है कि कल एक मिट्टी पाओ बनाया गया है कमेटी कि आईपीपीज के बारे में हम उस कमेटी को तस्लीम नहीं करते जो कमेटी इन्होंने बनाई है, और तमाशा देखें कि उसमें एक लेडी सिविल जज शामिल कर दी। अगर कमेटी या कमीशन बनेगा तो तब उसको कबूल किया जाएगा। वो जब प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।